तुम क्या हो? उसने पूछा। मुखिया ने प्रभावशाली स्वर में कहा, मैं एक पृथ्वी आत्मा हूं। रुद्र को उन शिकारियों में एक मौका दिखा। ताकत के मामले में वे साफ तौर पर उसके बराबर नहीं थे। यह तो वह सिर्फ इस बात से ही समझ सकता था कि वे उसे और उनके सस्ते धनुषों को देखकर उसे कैसा महसूस हो रहा था। साथ ही वे 4 लोगों की टीम में घूम रहे थे, जिसका मतलब था कि उनमें से कोई भी अकेले किसी खतरनाक जानवर को नहीं मार सकता। ये शिकारी उसकी मौजूदा समस्या का हल निकाल सकते थे। शिकारियों ने उसे चौंक कर देखा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर रुद्र की तरफ देखा। उन्होंने इंतजार किया कि वह कुछ और बोले, लेकिन वह चुप रहा। कुछ देर बाद सारा आगे आई। पृथ्वी आत्मा, हम आपकी मदद चाहते हैं, सारा ने थोड़ा झुककर कहा। अगर आप हमारी सहायता कर सकते हैं तो हम आपको बदले में जो भी दे सकते हैं देंगे, उसने विनती की। रुद्र अभी भी उन्हें प्रभावशाली नजरों से देख रहा था, लेकिन उसे यह अजीब लग रहा था क्योंकि उसे ऊपर देखकर बात करनी पड़ रही थी। अगर तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, उसने कहा। सारा ने चिंता से अपने साथियों की ओर देखा। पृथ्वी आत्मा, हमें आपके लिए कौन सा काम करना होगा? उसने चिंतित होकर पूछा। इस राख से भरी धरती में कहीं एक काली कृपाण तलवार पड़ी है। यह मेरा आत्मिक हथियार है और किसी ने इसे चुरा लिया है। रुद्र ने गुस्से में आंखें सिकोड़ लीं। उन्होंने मेरी तलवार चुराने की हिम्मत की, इसलिए मैंने आग के पहाड़ को जगा दिया और उन्हें जलती आग में दफना दिया। मेरी तलवार ढूंढकर मुझे लौटा दो और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। शिकारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। तो यह पृथ्वी आत्मा थी जिसने ज्वालामुखी फटने का कारण बना दिया था। अगर उन्होंने कुछ गलत कहा तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वे कैसे मरे। सारा ने अपने साथियों की ओर देखा और उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया। यह खतरनाक था, लेकिन एक बड़ा मौका भी था। हम आपकी तलवार वापस ला सकते हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं दे सकते। जो लोग आपकी तलवार चुराने की हिम्मत कर सकते हैं वे जरूर ताकतवर होंगे, उसने धीरे से कहा। रुद्र के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि की मुस्कान आई। तुम्हें उन चोरों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मेरी तलवार के श्राप, बुरा असर को खुद पर ले लिया है और निश्चित रूप से वे अब तक राख बन चुके होंगे। उसकी आंखें फिर से सिकुड़ गईं। जब तुम मेरी तलवार पाओ तो सावधान रहना। यह श्रापित है और आसपास की सारी ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देती है। अगर तुम इसे जल्दी वापस कर दोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन तुम्हें जल्दी करना होगा। शिकारियों ने सिर हिलाया। ठीक है, हम तुम्हारी तलवार वापस लाएंगे, सारा ने कहा। रुद्र अगर कर सकता तो सिर हिलाकर हामी भरता, मगर अफसोस काले पत्थर की वह परत बीच में थी, इसलिए उसने रहस्यमयी दिखने की कोशिश में अपनी आंखें बंद कर लीं। शिकारियों ने उसे आखिरी बार देखा और तलवार ढूंढने निकल पड़े। जैसे ही वे ओझल हुए, रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जैसे कि मैं अपनी तलवार ढूंढने में अपना दिन बर्बाद करूंगा, उसने खुद से कहा। कुछ घंटे बाद लगभग आधा दिन बीत चुका था, जब तक कि शिकारी वापस नहीं आ गए। वे उसके सामने पहुंचे और सारा ने एक आदमी से तलवार ले ली। वह ऑब्सीडियन काले पत्थर के मंच के पास आई और तलवार नीचे रख दी। उसने हैरानी से रुद्र को देखा। तुम सही थे। आत्मा की तलवार जमीन में फंसी हुई थी और उसके चारों ओर सिर्फ राख ही राख थी। हमें वहां किसी इंसान का कोई निशान नहीं मिला। शायद उनका अंजाम बुरा हुआ। इसके अलावा मुझे लगा कि वहां से कुछ ऊर्जा तुम्हारी तलवार में समा रही थी। हमें पूरी उम्मीद है कि तुम हमारी इच्छा पूरी करोगे। ओह, यह लड़की पहले ही ऊर्जा महसूस कर सकती है। शायद यह बहुत काबिल है, रुद्र ने मन ही मन सोचा। जब सारा ने तलवार नीचे रखी तो वह धीरे धीरे काले पत्थर में समाने लगी और पूरी तरह उसमें डूब गई। पृथ्वी और पत्थर भी तत्व थे, लेकिन जमीन में कुछ खींचने के लिए काफी ध्यान केंद्रित करना पड़ता था। तलवार धीरे धीरे ऑब्सीडियन के नीचे चली गई और सीधे रुद्र के दाहिने हाथ में आ गई। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और एक अजीब सी सुरक्षा महसूस की। रुद्र ने सारा की ओर देखा। मैं झूठ बोलने और धोखा देने वाले इंसानों की तरह नहीं हूं। बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? सारा ने राहत की सांस ली। डाकुओं ने हमारे गांव पर कब्जा कर लिया है। वे बार बार हमसे खाना, शराब, पैसे और औरतें मांगते हैं।
अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो हमारा गांव खत्म हो जाएगा और फिर हमें डर है कि हमारी जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। सारा एक घुटने पर बैठ गई और विनती करने लगी, कृपया हमारे गांव को बचाओ। डाकू? उनके पास शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी त्वचा बहुत कठोर होगी, लेकिन मैं निचली दुनिया में हूं तो शायद उन्होंने अपने शरीर और खून को मजबूत बनाना छोड़ दिया होगा। मैं अब पहले से ज्यादा ताकतवर और अनुभवी हूं। अगर डाकू सच में बहुत ताकतवर होते तो वे किसी गांव के संसाधनों की चिंता नहीं करते। मैं यह कर सकता हूं, उसने खुद से सोचा। उसने मन ही मन राहत की सांस ली, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। अगर उन्होंने कुछ और मुश्किल मांगा होता तो वह उनकी मदद नहीं कर पाता। सौभाग्य से उन्होंने कुछ ऐसा मांगा जो उसके लिए आसान था। तो ऐसा ही होगा। तुमने मेरी आत्मिक तलवार लौटा दी है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। पीछे हटो, क्योंकि मैं उठने वाला हूं, रुद्र ने जोर से कहा। शिकारी जल्दी से ऑब्सीडियन काले पत्थर के मंच से 10 मीटर दूर चले गए। पृथ्वी आत्मा की कोई भी हरकत उनकी मौत का कारण बन सकती थी। अचानक ऑब्सीडियन प्लेटफॉर्म हिलने और टूटने लगा। रुद्र के सिर के आसपास का हिस्सा ऊपर उठने लगा। एक शरीर जितना चौड़ा खंभा तब तक ऊपर उठा जब तक कि वह एक औसत इंसान जितना ऊंचा नहीं हो गया। फिर वह टूट गया, जिससे उसके नीचे छिपा रहस्य सबके सामने आ गया। शिकारियों की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने देखा कि रुद्र के पूरे शरीर के चारों ओर एक शानदार काला कवच, बचाव के लिए पहना जाने वाला मजबूत लिबास था। यह काले पत्थर की तरह गहरा था और ऐसा लग रहा था जैसे यह रोशनी को सोख रहा हो। बिना किसी जोड़ के यह गर्दन से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को ढंके हुए था। ऐसा लग रहा था कि कवच उसके शरीर का ही हिस्सा बन गया है। रुद्र के दाहिने हाथ में उसकी तलवार थी, जबकि उसके दूसरे हाथ में एक शानदार हेलमेट था। यह विचार उसे एक दिन पहले आया था, जब वह लावा, पिघला हुआ गर्म पत्थर को अपनी इच्छा से इधर उधर हिला सकता था, तो क्यों ना वह इसे अपने लिए कवच बनाने में इस्तेमाल करे। उसने लावा को ठंडा होने दिया और उसे इस तरह से ढाला कि वह उसके शरीर से अलग रहते हुए भी उसे पूरी तरह ढक सके। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। हालांकि इसे बनाने में उसे बहुत समय और ध्यान लगाना पड़ा, लेकिन यह पूरी तरह सफल रहा। रुद्र ने हेलमेट को सिर पर रखा और उसे अपने कवच के साथ जोड़ने के लिए ध्यान लगाया। अब वह शिकारियों के सामने खड़ा था। वे उसकी आंखों के अलावा उसके शरीर का कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। उसकी आंखों में एक ठंडी, डराने वाली चमक थी। शिकारियों के शरीर के सारे बाल डर से खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाले रखा। मुझे उन डाकुओं के पास ले चलो, उसने आदेश दिया। हेलमेट के कारण उसकी आवाज थोड़ी दब गई थी और उसके मुंह को हिलाने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। वे अब मौत का स्वाद चखेंगे। रुद्र शिकारियों के पीछे पीछे चल पड़ा। उसका कवच ठोस था, इसलिए उसके लिए अपने हाथ पैर हिलाना मुश्किल हो रहा था। उसे लगातार इस बात पर ध्यान देना पड़ रहा था कि उसका कवच लचीला बना रहे। यह थका देने वाला था, लेकिन साथ ही इससे उसे अपने आत्मिक बल, इच्छा शक्ति को नियंत्रित करने की आदत पड़ रही थी। रुद्र के आगे चल रहे शिकारी घबरा गए थे। वे उसकी अजीब ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। उन्हें यह नहीं पता था कि इसे क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इसका असर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली जानवर उनके पीछे चल रहा हो और हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा हो। रुद्र चुपचाप चलता रहा। वह इस दुनिया और आसपास के कस्बों व शहरों के बारे में और जानना चाहता था, लेकिन उसे रहस्यमयी बने रहना था, इसलिए उसने बातचीत शुरू नहीं की। वह इंतजार कर रहा था कि वे खुद उससे बात करें। कुछ घंटों की चुप्पी के बाद आखिर सारा ने कहा, हम लगभग 2 घंटे में अपने गांव पहुंच जाएंगे। डाकू कल आएंगे। उन पर हमला करने का यह सबसे अच्छा मौका है। रुद्र यह सुनकर खुश हुआ कि अब वह बात कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं होगी। जब वे कल आएंगे तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा, रुद्र ने हल्की हंसी में कहा। लेकिन बाकी लोग उसका चेहरा नहीं देख पाए। यह कि डाकू तुम्हारे गांव को लूटते हैं, यह दिखाता है कि वे कमजोर हैं। अगर वे ताकतवर होते तो किसी बड़े शहर या किले पर हमला करते। शिकारियों ने रुद्र की बात सुनी, लेकिन चुप रहे। भले ही उनका गांव कमजोर था, लेकिन वह उनका घर था। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि कोई उनके घर को कमजोर कहे, लेकिन वे जानते थे
कि वे और रुद्र एकदम अलग दुनिया के लोग थे। कुछ देर बाद सारा ने फिर कहा, आपको उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनके पास 3 लोग हैं जिनकी त्वचा बहुत कठोर है। हमारे गांव में सिर्फ 2 लोग ही ऐसे हैं, मेरे पिता और मैं। अगर आप उनमें से एक को रोक लें तो हम बाकी को संभाल लेंगे। रुद्र को राहत मिली। उनके पास सिर्फ 3 लोग थे जिनकी त्वचा इतनी मजबूत थी। मैंने कहा है कि मैं उन्हें खत्म कर दूंगा और मैं अपना वादा निभाऊंगा। तुम बस देखते जाओ, उसने आत्मविश्वास से कहा। फिर उसने पूछा, अगर ये डाकू इतने ताकतवर हैं तो वे किसी बड़े शहर या किले पर हमला क्यों नहीं करते? साराह ने सूखी हंसी में कहा, तुम मजाक कर रहे हो। एक शहर में कम से कम एक आदमी तो ऐसा होता ही है जिसकी त्वचा और मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं। डाकुओं को तो यह भी नहीं पता चलेगा कि वे कब मरे। और एक शहर, वो तो और भी डरावना होगा। शहर के मुखिया का शरीर पूरी तरह से मजबूत होना चाहिए, नहीं तो वह शहर का मुखिया नहीं बन सकता। आखिरकार रुद्र को इस दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिली। अभी तक किसी ने ऊर्जा इकट्ठा करने वाले क्षेत्र के योद्धाओं का जिक्र नहीं किया था, तो शायद यह दुनिया की असली ताकत से बहुत दूर था। रुद्र ने सोचा कि वह किसी भी तगड़े इंसान को हरा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपने शरीर और खून को भी मजबूत बना लिया हो। अगर दुश्मन की इच्छा शक्ति कमजोर है तो वह उसे हरा सकता है। उसने पहले भी एक छोटे राक्षसी जानवर को मारा था और उसे मारने के लिए आमतौर पर वही लोग सक्षम होते थे जिनकी मांसपेशियां बहुत मजबूत होती थीं। फिर भी हो सकता है कि इन डाकुओं के साथ कुछ दिक्कत हो। उसे सतर्क रहना था। सभी लोग चलते रहे और करीब 2 घंटे बाद गांव के पास पहुंच गए। गांव बहुत बड़ा नहीं था। एक किनारे से दूसरे किनारे तक यह सिर्फ 100 मीटर तक फैला था। गांव में साधारण लकड़ी की झोपड़ियां थीं और सभी ग्रामीण अपने घरों के बाहर खड़े थे। गांव के पास पहुंचकर बाकी लोग राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन साराह की भौहें सिकुड़ गईं। गांव के सारे लोग बाहर खड़े हैं, यह अजीब लग रहा है, जब तक कि उसे अचानक एहसास हुआ कि क्या हुआ होगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। डाकू जल्दी आ गए, वह चिल्लाई और गांव की ओर भागी। अगर डाकू आ गए थे और वह वहां डराने के लिए नहीं थी तो वे अपने नियमों से परे भी जा सकते थे। बाकी पुरुषों को भी झटका लगा और वे भी तेजी से उसके पीछे दौड़े। रुद्र ने उन्हें भागते देखा और आखिरकार उसे वह करने का मौका मिल गया जो वह बहुत समय से करना चाहता था। उसने धीरे धीरे अपने कवच को बदलना शुरू किया ताकि उसमें असली जोड़ बन सकें। कवच को हर समय बहता रखना बहुत थकाने वाला था। कुछ सेकंड बाद उसने कुछ छलांगें लगाईं और कोई समस्या महसूस नहीं हुई। अब वह दौड़ने के लिए तैयार था। साराह गांव की सीमा पार कर गई और गांव के बीच में दौड़ने लगी। रुद्र ने तनाव दूर करने के लिए अपनी गर्दन घुमाई और फिर गांव की ओर दौड़ा। हालांकि ऑब्सीडियन काले पत्थर का कवच भारी था, फिर भी वह उतनी ही तेजी से दौड़ रहा था जितनी तेज साराह भाग रही थी। गांव की सीमा पार करने के बाद उसने देखा कि गांव के लोगों की एक दीवार जैसी भीड़ उसके रास्ते में खड़ी थी। वे उसकी ओर नहीं देख रहे थे, वे गांव के केंद्र की ओर देख रहे थे, जहां से रुद्र को जोरदार शोर सुनाई दे रहा था। रुद्र ने अपनी रफ्तार नहीं रोकी। ऑब्सीडियन कवच की वजह से उसकी पदचाप बहुत तेज और भारी थी। गांव वालों ने अचानक अपने पीछे तेज आवाज सुनी और डर के मारे पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि एक काले कवच में ढका हुआ व्यक्ति उन पर टूट पड़ रहा था। वे घबराकर चिल्लाए और जल्दी से एक तरफ हट गए। आगे खड़े लोगों ने यह सब सुना और वे भी डर के मारे पीछे हट गए। अब रास्ता साफ था और रुद्र ने आखिरकार देखा कि गांव के केंद्र में क्या हो रहा था। करीब 10 लोग चमड़े के कवच पहने हुए थे और छोटी लोहे की तलवारें लिए खड़े थे। वे संतोष से तमाशा देख रहे थे। 3 आदमी साराह और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से लड़ रहे थे। साराह 2 लोगों से लड़ रही थी, जबकि अधेड़ उम्र का व्यक्ति तीसरे से लड़ रहा था। अधेड़ उम्र का आदमी बुरी तरह घायल था। उसके शरीर पर कई कट के निशान थे और खून बह रहा था। शायद उसने शुरुआत में इन तीनों का अकेले सामना किया होगा। हा हा हा, तुमने हमें क्या मौका दिया है बेटी? हमने तुम्हारे पिता को कमजोर कर दिया है और अब तुम भी हमें नहीं रोक पाओगी। साराह से लड़ रहे एक आदमी ने हंसते हुए कहा, आज तुम हमारे बिस्तर गर्म करोगी।
साराह ने अपने दांत भींच लिए, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसी समय पास खड़े डाकुओं ने तेज धातु जैसी पदचापें सुनी। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा और देखा कि एक काले कवच में ढका हुआ व्यक्ति बिजली की तरह उनकी ओर दौड़ रहा था। वह सीधे उन डाकुओं में से एक की ओर भाग रहा था जो साराह से लड़ रहा था। डाकू यह समझ ही नहीं पाए कि क्या करें, लेकिन एक आदमी जो थोड़ा बहादुर था झटके में आगे बढ़ा और अपनी तलवार से रुद्र पर वार किया। टकराना! रुद्र ने अपनी तलवार से उसका वार रोक दिया और अपनी गति जारी रखी। डाकू की तलवार टकराते ही टूट गई, लेकिन यह अंत नहीं था। रुद्र ने अपनी पूरी ताकत से उस आदमी पर हमला किया। उसकी सारी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और वह कई मीटर दूर जा गिरा। रुद्र के भारी कवच और उसकी जबरदस्त गति की वजह से उसका हमला बेहद ताकतवर हो गया था। डाकू को जमीन पर गिरते देख बाकी सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। सेनानियों ने धमाके की आवाज सुनी और रुद्र की ओर मुड़े, लेकिन वे अपनी लड़ाई में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने रुद्र को तब तक नहीं देखा जब तक कि वह उन पर हावी नहीं हो गया। रुद्र ने मुट्ठी बनाई और अपने चार्ज की पूरी ताकत का इस्तेमाल उस आदमी पर मुक्का मारने के लिए किया जिसने पहले साराह से बात की थी। आदमी ने बहुत देर से रुद्र को देखा और उसकी मुट्ठी उसके सिर के किनारे पर लगी। ऑब्सीडियन काले पत्थर के कवच का एक टुकड़ा उसके मुक्के से टूट गया, लेकिन आदमी की त्वचा पर सिर्फ एक खरोंच आई। फिर भी उसकी खोपड़ी और दिमाग पूरी तरह नष्ट हो गए। उसकी लाश हवा में दूर तक उड़ती चली गई और एक लकड़ी की झोपड़ी को पूरी तरह गिरा दिया। साराह की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और डाकुओं के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। रुद्र जानता था कि पहल करना जरूरी है, इसलिए उसने दूसरा हमला शुरू करने में एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपने दूसरे हाथ में तलवार ली और साराह से लड़ रहे दूसरे डाकू पर वार किया। डाकू ने तुरंत अपनी तलवार उठाकर हमला रोकने की कोशिश की। टकराना! डाकू की तलवार टूट गई क्योंकि वह सिर्फ साधारण लोहे की बनी थी। रुद्र शून्य पत्थर से बनी कृपाण का इस्तेमाल कर रहा था। यह ऊर्जा इकट्ठा करने वाले स्तर पर ज्यादा असरदार नहीं थी, लेकिन साधारण लोहे की तलवारों के मुकाबले बेहद ताकतवर थी। कृपाण ने तलवार को काट दिया और डाकू के धड़ के किनारे पर गहरा घाव कर दिया। डाकू की आंखें फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा हुआ है। डाकुओं के साथ जुड़ने के बाद से उसने कभी भी ऐसी लड़ाई का सामना नहीं किया था जिसमें उसे इतनी बुरी तरह से हराया गया हो। रुद्र ने उसकी झिझक को देखा और बिना देर किए फिर से हमला कर दिया। उसने एक कदम पीछे हटकर अपनी कृपाण के पिछले हिस्से पर जोर से मुक्का मारा। इससे कृपाण और गहराई तक चली गई और उसकी रीढ़ की हड्डी और शरीर के अंग अलग हो गए। अंत में एक आखिरी वार ने डाकू को पूरी तरह से दो हिस्सों में काट दिया। पास खड़े बाकी डाकू सदमे में थे। इस बीच अधेड़ उम्र का आदमी जिससे एक और डाकू लड़ रहा था ने इस मौके का फायदा उठाया। डाकू अब घबराया हुआ था और अपना बचाव ठीक से नहीं कर पा रहा था। अधेड़ उम्र के आदमी ने डाकू का हाथ पकड़ा और उसे अपने कंधे पर फेंक दिया, सीधे रुद्र की ओर। रुद्र ने यह देखा और इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उसने अपनी कृपाण को जितना ऊंचा उठा सकता था उतना ऊपर उठाया और पूरी ताकत से वार किया। अगर यह एक बराबरी की लड़ाई होती तो कोई भी पूरी ताकत से वार नहीं करता, क्योंकि दुश्मन इसे देखकर बच सकता था या जवाबी हमला कर सकता था। लेकिन इस डाकू को ऐसा कोई मौका नहीं मिला। रुद्र ने पूरी ताकत से हमला किया और उसकी तलवार डाकू के सिर के बीचों बीच घुस गई। डाकू की लाश हवा में ही अटक गई, फिर तलवार से सरकती हुई नीचे गिर गई। खून और दिमाग की एक लंबी धार जमीन पर फैल गई। रुद्र ने बाकी डाकुओं की तरफ देखा। डाकुओं ने जब उसे अपनी ओर घूरते देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे तुरंत गांव से भागने लगे। कम से कम वे भाग तो सकते थे अगर गांव के गुस्साए लोग उन्हें रोक नहीं रहे होते। डाकुओं ने गांव पर जो जुल्म किए थे उससे ग्रामीण आग बबूला थे। ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। एक डाकू ने तलवार निकाल ली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता एक काली कृपाण ने उसे दो टुकड़ों में काट दिया। डाकू अपना बचाव नहीं कर सके। रुद्र ने उन्हें जल्दी से खत्म कर दिया। उसे अपने दुश्मनों पर जरा भी दया नहीं थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई निर्दोष घायल हो।
कुछ ही देर में सभी डाकू मारे गए। गांव वाले उस राक्षस को देखकर डर गए जिसने अभी अभी खून खराबा किया था। अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत साराह के सामने खड़ा हो गया, जैसे उसकी रक्षा कर रहा हो। साराह ने राहत की सांस ली। कुछ सेकंड तक शांति छाई रही। फिर रुद्र ने साराह की ओर देखा और जोर से कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। गांव वाले घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब रुद्र क्या करेगा। अधेड़ उम्र का आदमी गहरी नजरों से उसे देखने लगा। साराह ने धीरे धीरे उसके पीछे से झांका और फिर बिना डरे आगे बढ़ी। अधेड़ उम्र का आदमी उसे रोकना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि शायद उसे पता है कि वह क्या कर रही है। साराह रुद्र के सामने पहुंची और उसके हाथों की ओर देखा। उसके हाथ का कवच टूट गया था और उसकी असली त्वचा दिख रही थी। साराह हल्के से मुस्कुराई और बोली, तो तुम आखिरकार इंसान निकले। रुद्र ने अपने हाथ की ओर देखा और पाया कि उसका कवच टूट चुका था। उसे नहीं पता था कि अब कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वह पूरी तरह से पृथ्वी आत्मा की शक्ति पर निर्भर था, लेकिन अब उसे नहीं पता था कि अपने भेष को कैसे बनाए रखे। साराह हल्के से हंस पड़ी। चिंता मत करो। जब तुमने कहा कि तुम एक पृथ्वी आत्मा हो, तो मुझे पूरा यकीन था कि तुम इंसान हो। तत्व आत्माएं कभी मानव रूप में प्रकट नहीं होती। इसके अलावा अगर तुम ज्वालामुखी को फटाने के लिए सच में इतने ताकतवर होते, तो तुम्हें अपना आत्मा हथियार पाने के लिए हमारी मदद की क्या जरूरत थी। वह यह नहीं देख सकी, लेकिन रुद्र का चेहरा उसके हेलमेट के नीचे पूरी तरह लाल हो गया। वह अपने भेष में पूरी तरह डूबा हुआ था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने कभी साराह को बेवकूफ नहीं बनाया। असल में वह उसके सामने एक जोकर की तरह नाच रहा था। रुद्र अपनी इज्जत बचाने का कोई तरीका ढूंढने के लिए बेचैन हो गया। अधेड़ उम्र के आदमी को धीरे धीरे यह समझ आ गया कि असल में हुआ क्या था। पृथ्वी आत्मा ने शिकारियों को धोखा दिया था और उन्हें यकीन दिलाया था कि वह सच में एक पृथ्वी आत्मा है। हालांकि वह आदमी धोखेबाजों को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसने यह भी माना कि रुद्र ने गांव को बचाया था, इसीलिए वह उसकी मदद करना चाहता था। यह स्थिति शायद पृथ्वी आत्मा के लिए बहुत शर्मनाक थी। हेलमेट की वजह से वह आदमी रुद्र का चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि रुद्र का चेहरा अभी शर्म से लाल हो चुका होगा। अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे रुद्र के पास गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, लेकिन तुमने हमारे गांव को बचाया है। इसके लिए मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद देता हूं। आदमी ने सिर झुका लिया। अगर हम इस एहसान का बदला चुकाने के लिए कुछ कर सकते हैं तो बताओ। रुद्र को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने ठंडी सर्दी में उसे जलता हुआ कोयला थमा दिया हो। उसने हल्के से अपना गला साफ किया। मैंने तुम्हारी मदद लौटा दी है और सारे कर्ज चुका दिए हैं। अब मैं जा रहा हूं, रुद्र ने ऊंची आवाज में कहा और घूम गया। वह तेजी से चलने लगा, लेकिन अचानक रुक गया। वह पीछे मुड़ा और पूछा, अगला शहर कहां है? अधेड़ उम्र के आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सबसे नजदीकी शहर उत्तर पूर्व में वाइल्डरनेस टाउन है। यह यहां से लगभग 1 दिन की पैदल दूरी पर है। रुद्र ने सिर हिलाया और तेजी से गांव से बाहर निकल गया। वह और रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि यह सब उसके लिए बहुत शर्मनाक हो चुका था। साराह ने उसकी भागती हुई पीठ देखी और जोर से हंस पड़ी। अधेड़ उम्र के आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें हमारे उद्धारकर्ता का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। साराह और भी हंसी। उसने यह सारा झूठ फैलाना शुरू किया था। वह पहले ही बता सकता था कि वह इंसान है। जब हमने उसे पहली बार देखा था तो वह ऑब्सीडियन में पूरी तरह दबा हुआ था, बस उसका सिर थोड़ा सा बाहर निकला था। साराह ने अपने पिता को सारी बातें बता दी जो रुद्र के साथ हुई थीं। उधर रुद्र उत्तर पूर्व की तरफ भाग रहा था। कुछ समय पहले ही उसने अपना बेकार कवच उतार कर फेंक दिया था। वह देखने में तो शानदार था, लेकिन असल में किसी काम का नहीं था। अब उसने सिर्फ एक काली शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी। आखिरकार उसे एक शहर का पता मिल गया था। उसे यकीन था कि वहां पहुंचकर वह अपने शरीर को ठीक करने के लिए दवाइयां खरीद सकता है। उसने अपनी पढ़ाई के दौरान सीखा था कि शरीर को मजबूत करने का चरण मुख्य रूप से दवाओं पर निर्भर करता है। इसका कोई दूसरा तरीका खोजना मुश्किल था, खासकर एक कमजोर दुनिया में। सैद्धांतिक रूप से
वह लगातार कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग से अपनी त्वचा को मजबूत कर सकता था, लेकिन इसमें कई साल लग जाते। भागते भागते वह सोच रहा था कि इस दुनिया में अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ। वह यहां पहुंचा और उसका भाग्य उसे मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर जब उसने सोचा कि मुसीबत खत्म हो गई है तो उसका भाग्य अचानक चुप हो गया। पिछले 2 दिनों में जब वह अपनी ताकत वापस पा रहा था, उसे कोई दुश्मन नहीं मिला, और जिन दुश्मनों को उसने खुद ढूंढा वे तो वार्म अप के लायक भी नहीं थे। स्वर्ग आखिर क्या चाहता है? रुद्र ने इस सवाल पर और गहराई से सोचा। भाग्य की कमी ने उसे साधना करने से रोकने की पूरी कोशिश की थी। किसी को उसकी यात्रा में रोकने के 2 तरीके थे, या तो उसे मार दो या फिर उसे धीरे धीरे खत्म कर दो। ये दोनों तरीके एक दूसरे से बिल्कुल उलट थे। अगर कोई किसी को मारना चाहता है तो वह उसके सामने खतरनाक दुश्मन भेजता है, लेकिन अगर कोई धीरे धीरे उसे खत्म करना चाहता है तो वह उसके सामने कोई दुश्मन ही नहीं भेजता। दुश्मन एक योद्धा की इच्छा और संकल्प को मजबूत करते हैं, लेकिन अगर कोई दुश्मन नहीं होता तो व्यक्ति अपने स्तर पर ऊंचा उठ सकता है। फिर भी अगर कोई बिना चुनौती के आगे बढ़ता है तो वह अपने स्तर पर सबसे कमजोर भी बन जाता है, और जब आप सबसे कमजोर होंगे तो जीवित रहना और आगे बढ़ने के लिए जरूरी संसाधन पाना बहुत मुश्किल होगा। रुद्र ने अपने दांत भींच लिए। तो यही तुम्हारी योजना है, उसने खुद से कहा। अपनी ज्वालामुखी योजना के समर्थन में तुमने मुझे किसी ऐसे पिछड़े इलाके में फेंक दिया जहां लगभग हर कोई कमजोर है। यहां पर न के बराबर दुश्मन है और शायद साधना के लिए संसाधन भी बहुत कम है। यह सच था। स्वर्ग उसे आत्मसंतुष्टि में फंसाना चाहता था। उसे ऐसे इलाके में फेंक दिया गया था जहां वह पूरे शहर के सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। अगर रुद्र ने अपने भाई जतिन से स्वर्ग के भाग्य और उसकी चालों के बारे में इतना कुछ न सीखा होता तो वह धीरे धीरे आत्मसंतुष्टि में पड़ जाता और अपनी प्रेरणा खो देता। यही तरीका स्वर्ग ने जतिन को रोकने के लिए अपनाया था। स्वर्ग ने उसे एक पत्नी और सुंदर बच्चे दिए ताकि वह ताकत हासिल करने की इच्छा छोड़ दे। रुद्र को इसमें समानता दिखी। जब वह अपनी कमजोरी पर पछता रहा था तो स्वर्ग ने उसे ऐसी जगह भेज दिया जहां वह सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। इस तरह की स्थिति बदलाव लोगों को अचानक मिली ताकत के नशे में डाल सकती थी। ऐसे में वे अपनी पुरानी असहायता भूल सकते थे जो उन्हें साधना करने और ताकत बढ़ाने के लिए प्रेरित करती थी। साथ ही यह उन पर से सारा दबाव भी हटा सकता था और उन्हें औसत बना सकता था। रुद्र ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, कितनी चालाक और खतरनाक चाल है ये। उसे अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर नहीं होने देना था। पहले उसे अपनी त्वचा को मजबूत करने वाली गोलियां लेनी थीं, फिर उसे उन इलाकों की तरफ बढ़ना था जहां मजबूत लोग रहते हैं। रुद्र ने दौड़ना बंद कर दिया, और इस शहर को इसमें मेरी मदद करनी होगी, उसने खुद से कहा जब उसने दूर क्षितिज पर शहर को देखा। कुछ देर खड़ा रहने के बाद वह फिर दौड़ने लगा। वह अभी भी शहर से काफी दूर था जब अचानक कुछ हुआ। रुको! एक आदमी झाड़ियों से अचानक बाहर कूदा और रुद्र के रास्ते में आ गया। मैंने ये पेड़ लगाए और यह सड़क बनाई, टोल चुकाओ। धड़ाम! डाकू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि रुद्र ने उसे जोर से झाड़ियों में फेंक दिया। रुद्र ने उसकी तरफ देखने की जरूरत भी नहीं समझी और बस भागता रहा। कुछ देर बाद वह आदमी झाड़ियों से उठकर खड़ा हो गया और रुद्र की तरफ देखने लगा। अरे कम से कम मुझे अपनी बात पूरी करने तो दो, इससे पहले कि तुम ऐसा करो, उसने खुद से बड़बड़ाया। दूसरों को बोलने देना एक अच्छी आदत होती है, बेवकूफ। रुद्र ने उस आदमी के बारे में सोचने की भी कोशिश नहीं की जिसे उसने अभी अभी पटक दिया था। यह स्वर्ग की उन्हीं चालों में से एक थी। स्वर्ग बार बार उसके सामने कमजोर लोगों को भेजता रहेगा जब तक कि वह खुद को बेहद ताकतवर महसूस न करने लगे। अगर वह सिर्फ कमजोर लोगों से लड़ता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह मजबूत दुश्मनों से डरने लगेगा। रुद्र को अपनी इच्छा शक्ति को तेज बनाए रखना था। अगर उसे कमजोर लोगों पर जीत हासिल करने पर घमंड होने लगा तो उसकी इच्छा शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जितनी देर वह इस कमजोर जगह पर रहेगा उतने ही कमजोर लोग उससे टकराएंगे और उसकी इच्छा शक्ति उतनी ही ढीली होती जाएगी। उसे तुरंत यहां से निकलना था। रुद्र शहर के पास पहुंच चुका था
इसलिए उसने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। अगर वह पूरी रफ्तार से अंदर जाता तो लोगों को शक हो सकता था। उसे दुश्मनों की जरूरत थी, लेकिन निर्दोष लोगों से भरे एक शहर पर हमला करना गलत था। शहर के चारों ओर 5 मीटर ऊंची भूरे रंग की दीवार थी। रुद्र के सामने एक बड़ा दरवाजा था जो बस इतना ही खुला था कि एक आदमी मुश्किल से उसमें से निकल सके। गेट के पास 2 पहरेदार खड़े थे। जैसे ही उन्होंने रुद्र को देखा, उनकी नजर उसकी पीठ पर टंगी तलवार पर पड़ी। उन्होंने अपनी भालाएं उठाई और चिल्लाए, रुको, तुम हथियार लेकर क्यों आए हो? रुद्र रुक गया और उनकी ओर देखा। क्योंकि बाहर खतरा है, उसने सीधे सीधे जवाब दिया। यह सुनकर पहरेदारों का रुख थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन वे अब भी सतर्क थे। एक पहरेदार ने कड़ाई से कहा, हम तुम्हें इस हथियार के साथ अंदर नहीं जाने देंगे। रुद्र ने हल्की भौहें चढ़ा लीं। अगर यह शहर का नियम था तो उसे मानना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या यह नियम सभी लोगों पर लागू होता है? उसने पूछा। अगर यह नियम सिर्फ आम नागरिकों के लिए था तो अमीर और ऊंचे पद वाले लोग शायद अब भी अपने हथियार ले जा सकते थे। ताकतवर लोगों के पास शक्ति होती है और वह इस पर दांव नहीं लगाना चाहता था कि शहर में कोई उसकी जान लेने की कोशिश नहीं करेगा। शहर में हथियार ले जाने के लिए तुम्हें एक खास स्तर की पहचान चाहिए, और हम शहर के सभी महत्वपूर्ण लोगों को जानते हैं। हमें माफ करना, लेकिन हम तुम्हें इस तरह अंदर नहीं जाने दे सकते, पहरेदार ने सख्ती से कहा। फिर एक पहरेदार ने दीवार की ओर देखा और अपने हाथ से इशारा किया। गेट तुरंत पूरी तरह बंद कर दिए गए। रुद्र ने गार्डों पर अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं और अपनी इच्छा शक्ति की आभा फैलाई। गार्डों को लगा जैसे दुनिया अचानक ठंडी हो गई हो। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके गले पर एक नजर न आने वाली तलवार रखी हो। सांस लेना मुश्किल हो गया और उनके पैर लड़खड़ा गए। मनुष्यों के पास रुद्र की इच्छा शक्ति का कोई तोड़ नहीं था। मैं इस शहर में जा रहा हूं, रुद्र ने कहा। गार्ड की गर्दन के बाल खड़े हो गए। रुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा। गार्ड उसे रोकना चाहते थे, पर उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। उन्होंने बस उसे गुजरते देखा। रुद्र दोनों गार्डों के बीच से निकला। उसने उनकी तरफ देखा तक नहीं। रुद्र गेट के सामने पहुंचा। उसने अपना दाहिना हाथ गेट पर रखा और पूरी ताकत से धक्का दिया। गेट धीरे धीरे खुलने लगा। गार्डों के चेहरे सफेद पड़ गए। सिर्फ कोई ताकतवर इंसान ही इस गेट को हाथ से खोल सकता था। उन्होंने खुद को इतना मजबूत नहीं बनाया था, तो वे भला ऐसे इंसान को कैसे रोक सकते थे? बेशक रुद्र की मांसपेशियां कठोर नहीं थीं, पर उसके हाथ, पैर और खून को 15 साल से मजबूत किया जा रहा था। उसकी ताकत एक आम आदमी से कहीं ज्यादा थी। वह किसी ताकतवर योद्धा जितना बलशाली नहीं था, पर इतना जरूर था कि यह गेट खोल सके। गार्डों को लगा जैसे उसकी मांसपेशियां असल में बहुत मजबूत थीं। उनके शहर का स्वामी ही वहां का सबसे ताकतवर इंसान था। उन्होंने रुद्र को देखकर कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप उसे जाने दिया। जैसे ही रुद्र उनकी नजरों से ओझल हुआ, एक गार्ड ने दीवार की ओर देखा। वहां खड़ा दूसरा गार्ड भी डर से सफेद पड़ गया था। जल्दी जाओ और शहर के स्वामी को खबर दो, उसने आदेश दिया। गार्ड एकदम सीधा हुआ, नीचे अपने अधिकारी को देखा, सलामी दी और शहर की ओर भाग गया। बाकी गार्डों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा जैसे वे मौत को छूकर वापस आए हों, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने अपनी ड्यूटी में चूक की है। सजा जरूर मिलेगी। रुद्र ने शहर को देखा। सड़कें चौड़ी थीं और ज्यादातर इमारतें पत्थर की बनी थीं। यह गांव से कहीं बेहतर था जहां वह पहले था। सड़कों पर बहुत भीड़ थी, लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि रुद्र खुलेआम हथियार लिए घूम रहा है, वे उससे दूर हटने लगे। शहर में हथियार रखने वाले या तो ऊंची जाति के लोग थे या फिर किसी गिरोह से जुड़े थे। रुद्र चलता रहा। वह तब तक चलता रहा जब तक एक खुले चौक तक नहीं पहुंच गया। चारों ओर बहुत सारी दुकानें थीं। लोग अलग अलग चीजें बेच रहे थे। कुछ औषधीय जड़ी बूटियां बेच रहे थे तो कुछ मार्शल आर्ट सिखाने का काम कर रहे थे। पर एक चीज जो कहीं नहीं दिखी वो थी हथियार। शायद शहर में हथियार बेचना गैर कानूनी था। रुद्र औषधीय जड़ी बूटियां बेचने वाले एक स्टॉल की ओर गया। वहां एक लंबी कतार लगी थी। वह बिना कोई हंगामा किए सबसे पीछे खड़ा हो गया। लोग उसे संदेह से देखने लगे। रुद्र खुलेआम हथियार लिए था, इसलिए उसकी हैसियत आम लोगों से ऊपर लग रही थी।
पर वह कतार में सबसे पीछे विनम्रता से खड़ा था। यह देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। एक आदमी जो कतार के बाहर खड़ा था, रुद्र के सामने खड़े व्यक्ति के पास गया। उसने हल्के से उसका कंधा हिलाया। वह व्यक्ति चिढ़कर उसकी ओर मुड़ा। क्या है? उसने गुस्से से पूछा। आदमी ने आंखों से इशारा करके रुद्र की ओर देखने को कहा। जैसे ही उस व्यक्ति ने रुद्र को देखा, उसकी तलवार पर नजर पड़ी। वह तुरंत पीछे हट गया और रुद्र को आगे बढ़ने का इशारा किया। आगे बढ़ते बढ़ते उसने अपने आगे खड़े व्यक्ति को हल्के से ठोकर मार दी। अरे कौन? वह व्यक्ति गुस्से में पीछे मुड़ा। फिर उसने भी वही दृश्य देखा और तुरंत पीछे हट गया। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक रुद्र कतार में सबसे आगे नहीं आ गया। अब बाकी लोग उसके पीछे खड़े थे। स्टॉल के मालिक ने रुद्र को देखा। उसके चेहरे पर खुशी और घबराहट दोनों का मिला जुला भाव था। सर को क्या चाहिए? उसने बहुत विनम्रता से पूछा। रुद्र ने अपनी सामान्य गंभीर नजर से उसकी ओर देखा। मैं त्वचा को ताजा करने की गोलियां कहां से खरीद सकता हूं? उसने सीधा सवाल किया। स्टॉल के मालिक का मूड खराब हो गया। उसे लगा अब यहां कोई कमाई नहीं होगी। उसने चौक के किनारे बनी एक बड़ी पत्थर की इमारत की ओर इशारा किया। यह औषधीय गोली मंडप है। शहर में सारी गोलियां वहीं बेची जाती हैं, उसने शांति से समझाया। रुद्र ने उस इमारत की ओर देखा। यह बाकी इमारतों से बड़ी थी, 3 मंजिला थी और इसकी दीवारें उत्सवी लाल रंग से रंगी थीं। ऊपर एक बड़ा सा साइन बोर्ड था जिस पर सुंदर अक्षरों में लिखा था, औषधीय गोली मंडप। रुद्र ने स्टॉल मालिक की ओर सिर हिलाया और इमारत की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह वहां से गया, आसपास खड़े लोगों ने राहत की सांस ली। इसकी तुलना में रुद्र को कड़वाहट महसूस हुई। हर कोई झुकने को तैयार है। अगर मुझे इस झुकने वाले व्यवहार की आदत नहीं होती तो मैं खुद को संतुष्ट महसूस करने लगता। मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे गांव में हर कोई मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करता है। हे भगवान, यह कितनी खतरनाक सोच है, उसने मन में सोचा। रुद्र औषधीय गोली मंडप में दाखिल हुआ। उसने देखा कि वहां काउंटर के पीछे एक लड़की के अलावा कोई और नहीं था। शायद हर किसी के पास गोलियां खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। दुकान में कोई शोकेस नहीं था और वह एकदम खाली सी लग रही थी। लड़की उसकी ही उम्र की थी। वह काउंटर के पीछे सीधी खड़ी थी। रुद्र आगे बढ़ा। लड़की ने पहले ही उसके हथियार को देख लिया था। उसने विनम्रता से झुककर अभिवादन किया। औषधीय गोली मंडप में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? त्वचा को स्वस्थ रखने वाली गोलियां खरीदने के लिए मुझे क्या करना होगा? रुद्र ने सीधे सवाल किया। लड़की मुस्कुराई। एक स्किन पिल की कीमत 7.5 सोने के सिक्के हैं। रुद्र ने अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं। लड़की को हल्का डर लगा, पर उसने घबराने की कोशिश नहीं की। लेकिन चूंकि आप यहां खरीदारी कर रहे हैं, हम आपको इसे 7 सोने के सिक्कों में दे सकते हैं। रुद्र ने कीमत की वजह से आंखें नहीं टेढ़ी की, बल्कि इसलिए कि उसे कुछ महसूस हुआ। उसके पास कोई पैसा नहीं था। तो उसने कहा कि वह शहर में आ रहा है और फिर लेफ्टिनेंट हैंडर्स ने उसे गेट से अंदर जाने दिया। एक बड़े हॉल के अंदर सिंहासन पर बैठे एक शानदार दिखने वाले आदमी ने पूछा। उसका ध्यान उस सैनिक पर था जो उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। सैनिक वही था जिसे शहर के स्वामी को खबर देने के लिए भेजा गया था। सिंहासन पर बैठा आदमी शहर का स्वामी था। वह शहर का अकेला इंसान था जिसकी मांसपेशियां बहुत मजबूत थीं। महाराज, मैं दीवार के ऊपर था। जब उस आदमी ने कहा कि वह शहर में आ रहा है तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गले पर तलवार रखी हो। लेफ्टिनेंट और दूसरे गार्ड जानते थे कि अपने कर्तव्य में असफल होने की सजा क्या होगी। फिर भी हमने जितनी भी कोशिश की, हम उसे रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। फिर उसने दरवाजा खोला और अपने हथियार के साथ शहर में घुस गया, गार्ड ने कहा। नगर के स्वामी की आंखें सिकुड़ गईं। उसने दरवाजा खोला। अचानक वह खड़ा हो गया। बेवकूफ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि दरवाजा बंद था? नगर के स्वामी ने गुस्से में चिल्लाया। गार्ड कांप उठा। मैं लाख बार माफी मांगता हूं महाराज, यह छोटा आदमी भूल गया, गार्ड ने धीरे से कहा। शहर का स्वामी अपने सिंहासन कक्ष में इधर उधर टहलने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाले। सिर्फ मजबूत लोग ही गेट खोल सकते थे। साथ ही पहरेदारों को पता था कि अपने कर्तव्य में असफल होने का मतलब मौत है।
इसका मतलब था कि लड़के को रोकने का डर मौत के डर से भी ज्यादा था। क्या लड़के ने अपना परिचय दिया? शहर के स्वामी ने खिड़की से बाहर शहर को देखते हुए पूछा। नहीं, उसने सिर्फ यह पूछा था कि क्या सभी को हथियार रखने की मनाही है। हमने बताया कि यह सिर्फ कुछ विशेष लोगों पर लागू नहीं होता। फिर उसने कहा कि वह शहर में आ रहा है। गेट खोला और अंदर चला गया, गार्ड ने बताया। शहर के स्वामी ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ी। अगर उसने अपनी पहचान बता दी होती तो चीजें आसान हो जाती। या तो वह कोई वांछित अपराधी होता, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि वह छिप नहीं रहा था। या फिर वह कोई अज्ञात व्यक्ति है। शायद वह किसी रहस्यमयी गुरु का शिष्य हो। अगर ऐसा होता तो वह मुझसे मिलने में रुचि दिखाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर भी वह एक युवा है, शायद अभी किशोरावस्था में ही है। उसके पास जरूर कोई अनोखा खजाना होगा। शायद मैं उसे हासिल कर लूं और अपनी ताकत को और बढ़ा सकूं। शहर के स्वामी ने छत की ओर देखा और अपनी ठुड्डी रगड़ता रहा। कुछ देर बाद उसने सिर हिलाया और एक फैसला लिया। गार्ड अब भी घुटनों के बल बैठा था। वह एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ठीक है, शहर के स्वामी ने जोर से कहा। गार्ड तुरंत खड़ा हुआ और सलामी दी। सैनिकों को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह एक असामान्य स्थिति थी। फिर भी सज्जा जरूरी है। गेट पर वापस जाओ। इस घटना में शामिल सभी लोगों को उनकी शिफ्ट खत्म होने के बाद स्किन रॉड से 40 कोड़े लगाए जाएंगे। गार्ड थोड़ा कांप उठा। स्किन रॉड एक खास छड़ी थी, जिसका इस्तेमाल चमड़ी को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को सजा देने के लिए किया जाता था। लेफ्टिनेंट बच जाएगा, लेकिन उसकी त्वचा की एक परत उतर जाएगी, जबकि गार्ड को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। गार्ड ने फिर से सलामी दी। हाँ महाराज, गार्ड जोर से बोला और चला गया। नगर का स्वामी अपने सिंहासन पर वापस बैठ गया और चाय पीने लगा। उसने फैसला किया कि सोते हुए शेरों को सोने देना ही सही रहेगा। अगर वह लड़का उससे मिलने में दिलचस्पी नहीं रखता तो वह शायद वही करेगा जिसके लिए वह यहां आया था, और फिर चला जाएगा। लड़का कम से कम शहर के राजा जितना ही ताकतवर था। उसने पहरेदारों में जो डर पैदा किया था वह कुछ अलग ही था। शहर के स्वामी ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं सुना था। अगर उसे नाराज किया गया तो हालात जल्दी खराब हो सकते थे। संभावित खजाने इस खतरे के लायक नहीं थे। जहां तक इस सवाल की बात थी कि क्या लड़का कोई अपराध करेगा या किसी की हत्या करेगा, शहर का सरदार इसके लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। उसे बस वही करने दो जो वह करना चाहता है, जब तक कि इससे मेरी संपत्ति को कोई नुकसान ना हो। शहर का सरदार बेवकूफ नहीं था। पैसे ना होना एक बड़ी समस्या थी। शरीर को मजबूत बनाने के लिए गोलियों की जरूरत थी, और इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। रुद्र को पैसे कमाने का कोई तरीका खोजना था। हालांकि यह बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस इलाके के सबसे ताकतवर लोगों में से एक होना निश्चित रूप से मददगार होगा। ठीक है, तो रुद्र ने बोलना शुरू किया। लड़की की आंखें चमक उठीं। वह सोच रही थी कि उसे अच्छा पैसा मिलने वाला है। यहां पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रुद्र ने पूछा। लड़की को यकीन नहीं हुआ कि उसने सही सुना है या नहीं। पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका सर? उसने दोबारा पूछा। रुद्र ने सिर हिलाया। लड़की को लगा कि पैसा उसके हाथ से फिसल रहा है। इस आदमी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर यह आदमी हथियार लेकर कैसे घूम रहा था? उसके दिमाग में कई सवाल आने लगे। अगर पैसे या ऊंचे दर्जे की वजह से उसे तलवार नहीं मिली, तो इसका मतलब था कि वह अपनी ताकत से इसे धारण कर रहा था। शायद वह उससे कुछ पैसे कमा सकती थी। असल में, उसने कहना शुरू किया, यहां एक जगह है जहां सर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ओ, कहां? रुद्र ने तुरंत पूछा। लड़की की आंखों में चमक आ गई। जाहिर था यह आदमी पैसे कमाने में दिलचस्पी रखता था। हमारे आसपास के गांवों में खूंखार जानवर और राक्षसी जीव बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं। शिकार गिल्ड के पास इन जानवरों को मारने के लिए कई इनाम और मिशन हैं। बेशक इसके लिए ताकत चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सर के लिए यह कोई समस्या होगी। सर शहर के बाहर शिकार गिल्ड को ढूंढ सकते हैं। रुद्र की आंखें चमक उठीं। दुश्मनों को मारने के लिए पैसे मिलेंगे। पैसे से उसकी ताकत बढ़ेगी और दुश्मनों से उसका अनुभव और इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी। यह तो एक तीर से दो शिकार करने जैसा था। रुद्र ने सिर हिलाया। धन्यवाद, मैं इस शिकार गिल्ड को ढूंढूंगा और पर्याप्त धन लेकर लौटूंगा।
फिर वह मुड़ा और दुकान से बाहर जाने लगा। सर, एक और बात, लड़की ने अचानक आवाज लगाई। रुद्र ने मुड़कर उसकी ओर देखा। मुझे लगता है कि सेंट्रल प्लाजा के नोटिस बोर्ड पर एक घोषणा है जो सर को पसंद आ सकती है, लड़की ने कहा। रुद्र ने हल्की भौहें सिकोड़ी, लेकिन सिर हिलाया और दुकान से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ लड़की मुस्कुराई और अपनी ठुड्डी को रगड़ा। अगर वह सही थी तो वह निकट भविष्य में बहुत सारा पैसा कमा सकती थी। लड़की की सलाह मानते हुए रुद्र ने नोटिस बोर्ड को ढूंढा और वह उसे जल्दी ही मिल गया। वह उसकी ओर बढ़ा। लोग दूर से ही उसे देखते रहे जबकि वह बोर्ड पर लिखी घोषणाएं पढ़ने लगा। कुछ देर बाद एक ऐसी घोषणा दिखी जिसने उसे उत्साह से कांपने पर मजबूर कर दिया। इसमें लिखा था, सभी प्रतिभाशाली युवाओं के लिए ग्रीष्म संक्रांति से एक दिन पहले एलिमेंटल गिल्ड्स की वार्षिक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। शर्तें, उम्र 20 वर्ष से कम होनी चाहिए, त्वचा मजबूत होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो कोई भी इन शर्तों को पूरा करता है उसे परीक्षा में शामिल होने के लिए बॉडी सिटी में आमंत्रित किया जाता है। नीचे सभी एलिमेंटल गिल्ड्स की सूची थी। रुद्र की नजर तुरंत लाइटनिंग गिल्ड पर पड़ी। उसने जल्दी से नोटिस बोर्ड के ऊपर दाईं ओर तारीख देखी। परीक्षा की तारीख करीब 90 दिन दूर थी। रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे तब तक अपनी त्वचा को मजबूत बनाना था। वह जल्दी से घूमा और शिकार संघ की तलाश में शहर से बाहर चला गया। रुद्र शहर के बाहर की ओर बढ़ा। जब पहरेदारों ने उसे देखा तो उन्होंने बिना कुछ कहे गेट खोल दिया। उन्हें शहर के स्वामी से आदेश मिला था कि रुद्र जो चाहे कर सकता है, लेकिन पहरेदारों को शहर के स्वामी को उसके बारे में खबर देते रहनी थी। जब रुद्र गेट से बाहर निकला तो एक पहरेदार पीछे हट गया और शहर के स्वामी के निवास की ओर भाग गया। रुद्र ने यह देखा और अंदाजा लगाया कि शायद शहर का स्वामी उस पर नजर रख रहा था। उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। अगर शहर का स्वामी उस पर हमला करना चाहता था तो यह रुद्र की मौजूदा ताकत के लिए एक बेहतरीन परीक्षण होता। अगर शहर का स्वामी कुछ नहीं करता तो भी कोई बात नहीं। रुद्र शहर छोड़कर निकल पड़ा और शिकार संघ की तलाश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे शिकार संघ मिल गया। यह शहर के पूर्वी हिस्से में था, जबकि रुद्र जिस गेट से निकला था वह दक्षिण में था। यह पत्थर से बनी एक चौड़ी इमारत थी और वह छत पर एक बड़ा सा बोर्ड देख सकता था जिस पर लिखा था शिकार संघ। रुद्र हॉल के किनारे कुछ स्टॉल भी देख सकता था जहां कुछ जानवर घूम रहे थे। शायद वे पालतू जानवर थे। वह केवल क्रूर जानवरों को देख सकता था, लेकिन कोई राक्षसी जानवर नहीं दिख रहा था। राक्षसी जानवर शायद बहुत ताकतवर होते। रुद्र प्रवेश द्वार पर गया और अंदर चला गया। शिकार संघ के पास कोई पहरेदार नहीं था। शायद उन्हें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां पहले से ही कई ताकतवर शिकारी मौजूद थे। इस जगह को लूटना ज्यादातर लोगों के लिए आत्महत्या करने जैसा था। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि हॉल एक बार की तरह भी काम करता था। लकड़ी की बेंचों और टेबलों की लंबी कतारें एक बड़े हॉल के एक तरफ सजी थीं, जबकि दूसरी तरफ बार था। हॉल के अंत में एक बहुत बड़ा नोटिस बोर्ड था। शायद यही वह जगह थी जहां इनाम और मिशन सूचीबद्ध थे। अरे नौसिखिया, एक आदमी बेंचों में से एक से चिल्लाया। उसके सामने एक बियर का गिलास रखा था। क्या तुम एक शिकारी के रूप में पंजीकरण करवाने आए हो या कोई मिशन लगवाना चाहते हो? उसने पूछा और खड़ा होकर रुद्र की तरफ बढ़ा। वह आदमी देखने में बहुत ताकतवर लग रहा था। वह लगभग 2 मीटर लंबा था और उसकी उभरी हुई मांसपेशियां उसकी भूरी बनियान से झांक रही थीं। उसके नीचे कुछ भी नहीं था। एक बड़ी तलवार जो लगभग उसकी लंबाई जितनी थी उसकी पीठ पर लटकी हुई थी। रुद्र ने उसे अपने शांत और गंभीर भाव से देखा। मैं एक शिकारी के रूप में पंजीकरण करना चाहता हूं, उसने सीधे जवाब दिया और हॉल के चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। हॉल ज्यादा भीड़भाड़ वाला नहीं था, लेकिन पूरी तरह खाली भी नहीं था। यह शहर के बाहर था, इसीलिए लगभग सभी के पास हथियार थे। यहां हथियारों पर कोई पाबंदी नहीं थी। वह शिकारियों के चमड़े के कवच में लिपटे तरह तरह के हथियार देख सकता था। धनुष, लाठी, तलवारें, कृपाण, भाले और भी बहुत कुछ। उस आदमी ने आश्चर्य और हल्की हैरानी से सीटी बजाई। ओह,
तुम तो काफी छोटे लग रहे हो। क्या तुम सच में यह करना चाहते हो? तुम्हें कम से कम एक क्रूर जानवर को मारने में सक्षम होना चाहिए, उस आदमी ने समझाने के अंदाज में कहा। रुद्र ने बस सिर हिला दिया। उसे अपनी खतरनाक किस्मत के कारण दूसरों के बहुत करीब नहीं जाना था। उस आदमी ने कंधे उचकाए और पास की एक मेज पर कोहनी टिकाकर खड़ा हो गया। उस मेज पर एक दूसरा आदमी बैठा था, जिसने घृणा भरी नजरों से उसे देखा और अपना खाना उसकी कोहनी से दूर खींच लिया। लेकिन वह आदमी बिल्कुल बेपरवाह था। ठीक है, यह तुम्हारी जान का मामला है, तुम्हें काउंटर पर जाकर रजिस्टर करना होगा। उस आदमी ने अपनी गर्दन हिलाकर बार के काउंटर की ओर इशारा किया। रुद्र ने सिर हिलाया, धन्यवाद, और फिर वह काउंटर की तरफ बढ़ गया। उस आदमी ने रुद्र को जाते हुए देखा और मुस्कुराया। हे, यह आदमी काफी शर्मीला लग रहा है ना? यह कहते हुए वह अपनी बियर पीने के लिए वापस अपनी मेज पर चला गया। जैसे ही रुद्र काउंटर पर पहुंचा, एक अधेड़ चिड़चिड़ी सी दिखने वाली महिला ने उसे देखा। यहां किसी को भी उसके हथियार से कोई डर नहीं था, क्योंकि यह शहर के बाहर था। यहां हर कोई अपने हथियारों के साथ ही चलता था। तुम्हें क्या चाहिए? महिला ने चिढ़कर पूछा। रुद्र को उसके व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह सीधे बात करना पसंद करता था। अगर कोई उससे बहुत दोस्ताना व्यवहार करता तो वह असहज महसूस करता। उसे ठंडे तरीके से पेश आना पड़ता, क्योंकि वह अपनी किस्मत से दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता था। मैं एक शिकारी के रूप में पंजीकरण करना चाहता हूं। जूनियर शिकारी बनने के लिए आपको एक ऐसा समूह ढूंढना होगा जो आपको स्वीकार करे, और कम से कम 4 खतरनाक जानवरों को मारना होगा, जब तक कि आप अकेले मिशन स्वीकार न कर लें। एक वरिष्ठ शिकारी बनने के लिए आपको मजबूत त्वचा की जरूरत होती है, और अकेले एक खतरनाक जानवर को मारकर खुद को साबित करना होता है, महिला ने बताया, जैसे कि यह उसने कई बार कहा हो। शायद सच में ऐसा ही था। रुद्र ने इंतजार नहीं किया। मैं एक वरिष्ठ शिकारी बनना चाहता हूं, उसने साफ साफ कहा। महिला की एक भौं ऊपर उठ गई। बच्चे, मजाक मत करो। तुम अभी भी वरिष्ठ शिकारी बनने के लिए बहुत छोटे हो। तुमने शायद पहले कभी मुर्गी भी नहीं मारी होगी, महिला ने हंसते हुए कहा, जैसे उसे यकीन था कि रुद्र यह नहीं कर सकता। रुद्र ने उसकी ओर आंखें संकीर्ण कर देखीं। जब वह चीजों को आसान बनाने के लिए अपनी विल ऑनरा, मन की ताकत, छोड़ने ही वाला था, तभी काउंटर के किनारे से एक बूढ़ा आदमी वहां आया। मार्गरेट, तुम्हारे पास लोगों को पंजीकरण करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। उसे टेस्ट दो, बूढ़े आदमी ने आदेश दिया। महिला ने आंखें घुमाईं और अपने काउंटर के नीचे कुछ कागज खोजने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला। ये लो, उसने कागज रुद्र की ओर फेंका। रुद्र ने तुरंत उसे पकड़ लिया। दक्षिण की ओर एक खेत के पास ट्री फाइंड नामक खतरनाक जानवर देखा गया है। बस कागज पर लिखे निर्देशों का पालन करो। अगर तुम उसे मारने में कामयाब हो जाते हो तो उसकी लाश यहां ले आना। अगर वह बहुत भारी हो तो उसका सिर ले आना, लेकिन तब तुम्हें सिर्फ इनाम मिलेगा, कोई और सामान नहीं, महिला ने रूखे स्वर में कहा। रुद्र ने शांति से कागज देखा, उसे पढ़ा और सिर हिलाया। फिर उसने कागज को अपनी जेब में डाला, मोड़ा और बिना कुछ कहे चला गया। छी, एक और पागल लड़का सोच रहा है कि उसे पता है कि असली दुनिया कैसे काम करती है, महिला ने नाक चढ़ाते हुए कहा। दूसरी ओर बूढ़ा आदमी हल्के से मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी ठुड्डी सहलाई। मैं इतना पक्का नहीं हूं, मुझे उसमें कुछ अनोखापन लगा, उसने कहा। छी, तुम भावुक हो रहे हो। अगर लड़का मर गया तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, महिला ने गुस्से में कहा और वापस अपने दस्तावेज देखने लगी। रुद्र जल्दी से हॉल से निकलकर दक्षिण की ओर भागा। उसने दिए गए निर्देशों का पालन किया और 20 मिनट बाद ही एक खेत में पहुंच गया। वहां उसने किसान से उसके जानवरों की समस्या के बारे में पूछा। किसान ने बताया कि कुछ घंटे पहले उसने ट्री फाइंड को खेत के पूर्वी जंगल में देखा था। किसान ने लगभग 2 हफ्ते पहले शिकार का आदेश दिया था, लेकिन चूंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह इसे सिर्फ एक ट्रायल मिशन के तौर पर ही दे सका। एक ट्रायल मिशन की लागत असली मिशन की लागत का लगभग 1/3 होती है। जैसा कि नाम से साफ था, यह मिशन शिकारियों के लिए परीक्षा की तरह होते थे, ताकि वे अपनी रैंक बढ़ा सकें। इसमें कई रैंक थीं।
जूनियर शिकारी सबसे छोटी रैंक थी और सीनियर शिकारी सबसे ऊंची। ऐसे बहुत कम लोग होते थे जिनकी त्वचा मजबूत होती थी और जो ऐसे ही घूमते रहते थे। इसलिए शिकारी संघ ने बिना मजबूत शरीर वाले शिकारियों के लिए कुछ अतिरिक्त रैंक बना दिए थे, लेकिन वे रैंक नए शिकारियों के लिए नहीं थीं। कोई शिकारी या तो सबसे नीचे से शुरू करता था या सबसे ऊपर से। अगर कोई मजबूत शरीर वाला व्यक्ति संघ में शामिल होना चाहता तो उसे सभी निचली रैंकों से गुजरना जरूरी नहीं था। आखिरकार उनके पास मजबूत शरीर था। अगर संघ उन्हें नियमों में फंसाता तो वे कहीं और चले जाते। रुद्र उस जगह पहुंचा जहां किसान ने आखिरी बार ट्री फाइंड को देखा था। यह खेत के पास के जंगल के किनारे था। यह वह जगह थी जहां किसान अपने जानवरों को चरने के लिए छोड़ता था। बेशक यह बेवकूफ़ी लगती थी क्योंकि उस इलाके में एक खतरनाक जानवर घूम रहा था, लेकिन किसान को डर था कि अगर वह जानवर वहां खाने को नहीं पाता तो वह सीधा किसान के घर पहुंच जाता। रुद्र घास के ढेर में छिप गया और ट्री फाइंड का इंतजार करने लगा। उसे शिकार की बुनियादी बातें पता थीं, लेकिन वह जंगल में जाकर घंटों ढूंढने का जोखिम क्यों उठाए जब वह वहीं बैठकर इंतजार कर सकता था। इसलिए उसने बस इंतजार करने का फैसला किया। करीब 5 घंटे बाद उसने जंगल के किनारे पर 1-2 मीटर लंबा पेड़ जैसा जीव घूमते देखा। उसकी भुजाएं पतली थीं और उन पर लंबे नुकीले कांटे थे। वह 2 पैरों पर चल रहा था। शायद यही ट्री फाइंड है, रुद्र ने मन ही मन सोचा। नाम तो ठीक ही रखा है। वृक्ष दानव को पता नहीं था कि मौत आ गई है। शिकार गिल्ड का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया और रुद्र फॉरेस्ट फाइंड की लाश को उसके पैर से खींचते हुए अंदर चला गया। ज्यादा खून नहीं निकला क्योंकि वह उसे इसी तरह घसीटकर यहां तक लाया था। मेजों पर बैठे लोगों ने रुद्र को कुछ हैरानी और थोड़ी घृणा से देखा। काउंटर के पीछे खड़ी महिला ने रुद्र को चौंकते हुए देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र सच में इस शिकार को सफलतापूर्वक पूरा कर लेगा। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि रुद्र को जरा भी चोट नहीं लगी थी। अरे, वह थका हुआ भी नहीं लग रहा था। रुद्र ने लाश को घसीटकर काउंटर तक ले जाना चाहा, लेकिन महिला तुरंत चिल्ला उठी, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे कि लोग यहां खाना खा रहे हैं? उसने उन टेबलों की ओर इशारा किया जहां कई लोगों ने घृणा भरी नजरों से खाना बंद कर दिया था। बाहर निकलो और मुख्य प्रवेश द्वार के बगल में इनाम वाले दरवाजे पर जाओ, उसने आदेश दिया। रुद्र ने भौहें चढ़ा लीं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने सीधे पूछा। महिला का चेहरा लाल हो गया। उसने सोचा ही नहीं था कि रुद्र अपने शिकार में सफल हो सकता है, इसलिए उसे बताने की जरूरत ही नहीं समझी थी। कोई बात नहीं, साइड वाले दरवाजे पर जाओ, उसने फिर से आदेश दिया। रुद्र ने हल्का सिर हिलाया, लेकिन ज्यादा बहस नहीं की। वह लाश को बाहर खींचकर इनाम के दरवाजे की ओर चला गया। इनाम का दरवाजा मुख्य दरवाजे से कहीं बड़ा था, शायद इसलिए कि बड़ी लाशों को आसानी से अंदर लाया जा सके। रुद्र ने लाश को दरवा। जैसे ही उन्होंने जमीन पर शव को घसीटने की आवाज सुनी, सबने उसकी ओर देखा। शव देखते ही वे खड़े हो गए। इसे मेज पर रख दो, उनमें से एक ने कहा और एप्रन ऑफ दस्ताने पहनने लगा। रुद्र ने कमरे के बीच में एक बड़ी धातु की मेज देखी। मेज पर थोड़ा खून था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने एक हाथ से लाश को उठाया और उसे जोर से मेज पर पटक दिया। लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। इस लड़के में अच्छी ताकत है, किसी ने सरगोशी की। उन्होंने जल्दी से लाश का निरीक्षण किया। पहली नजर में उसकी मौत का कारण समझ नहीं आया। कुछ देर बाद उन्हें उसके सिर के ऊपर एक गहरा घाव दिखाई दिया। उन्होंने घाव को थोड़ा और खोला और देखा कि आधा दिमाग कटा हुआ था। तो यही मौत का कारण था, एक आदमी ने कहा। उनमें से एक ने हैरानी से सीटी बजाई। वाह, बढ़िया काम लड़के, लाश में कोई बेकार चोट नहीं है। मुझे इसकी कीमत निकालने दो, फिर तुम्हारी लूट तुम्हें दे दूंगा। ओह हाँ, इनाम के तौर पर सामान लोगे या पैसा? उसने पूछा। पैसा, रुद्र ने सीधा जवाब दिया। ठीक है, बस 1 सेकंड दो, आदमी बोला और टेबल की ओर चला गया। उसने एक मोटी किताब निकाली और उसमें से कुछ देखा। करीब 1 मिनट बाद उसने किताब बंद की और वापस रुद्र के पास आया। उसने अपनी बेल्ट से सिक्कों की मोटी थैली निकाली और उसे ध्यान से देखा।
थोड़ी देर बाद उसने कुछ चांदी के सिक्के निकाले और गिनने लगा। ठीक है, ये रहे तुम्हारे 45 चांदी के सिक्के, आदमी ने कहा और रुद्र की ओर बढ़ाए। रुद्र ने सिक्के ले लिए, लेकिन तुरंत उसे एक समस्या महसूस हुई। अरे, क्या तुम मुझे एक चांदी के सिक्के के बदले में इनमें से एक पर्स बेच सकते हो? उसने आदमी की बेल्ट पर बंधे छोटे पैसों के थैलों की ओर इशारा किया। वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया और सिर हिलाया। जरूर, ये लो, ये लो, उसने कहा और अपनी आधी भरी हुई थैली को दूसरी थैली में खाली कर दिया। फिर उसने खाली थैली रुद्र को दे दी और बदले में उसका एक चांदी का सिक्का ले लिया। रुद्र ने अपने सिक्के नए पर्स में डाल लिए, आदमी को हल्का सिर हिलाया और बाहर चला गया। जब वह फिर से शिकार गिल्ड में लौटा, इस बार मुख्य दरवाजे से, तो उसने देखा कि कोई व्यक्ति फर्श पर गिरे खून को साफ कर रहा था। उसने उस आदमी को नजरअंदाज किया और सीधा काउंटर की ओर बढ़ गया। तो मेरा इनाम कहाँ है? उसने सीधा पूछा। महिला ने झुंझलाकर जवाब दिया, क्या तुम युवा लोग थोड़ा धैर्य नहीं सीख सकते? हमें इनाम वाले हॉल से रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। उसने बार की दीवार की ओर इशारा किया। उस दीवार के पीछे ही वह कमरा था जहां रुद्र ने लाश को छोड़ा था। इसमें लगभग 5 मिनट लगेंगे, उसने कहा। रुद्र ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन सिर हिलाया। कुछ कामों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, इसलिए वह बस दीवार के सहारे झुक गया और आंखें बंद करके इंतजार करने लगा। शिकारियों ने उसे अजीब नजरों से देखा। उन्होंने गौर किया कि रुद्र ने मेज पर बैठे किसी भी शिकारी से दोस्ताना बातचीत नहीं की। यह अजीब था, क्योंकि वह एक युवा लड़का था। आमतौर पर युवा शिकारी अपने शिकार के बारे में बढ़-चढ़कर बातें करने लगते हैं या फिर थोड़ी शराब पीकर अपनी खुशी का जश्न मनाते हैं। इसके बजाय रुद्र से एक ठंडी और अजनबी जैसी भावना महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से बातचीत नहीं करना चाहता। कुछ शिकारी खड़े हुए और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन रुद्र ने हमेशा सीधे, कम से कम शब्दों में जवाब दिया। थोड़ी देर बाद शिकारी समझ गए कि वह मिलनसार नहीं है और उन्होंने कोशिश करना बंद कर दिया। वह साफ तौर पर एक अलग-थलग रहने वाला इंसान था। इनाम की घोषणा महिला से बात करने के करीब 4 मिनट बाद इनाम हॉल से एक आदमी अंदर आया और महिला को एक कागज का टुकड़ा दिया। अरे नौसिखिए, यहां आओ, उसने आदेश दिया। रुद्र उसके पास गया और उसकी ओर देखा। महिला को नहीं पता क्यों, लेकिन उसे रुद्र पसंद नहीं था। मुझे अपना हथियार दिखाओ, उसने सख्त आवाज में कहा। रुद्र ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन आदेश मान लिया। सीधा होना एक बात थी, लेकिन महिला उससे खुली दुश्मनी रख रही थी। रुद्र ने अपनी कृपाण निकालकर दिखाई। उस पर थोड़ा खून था, लेकिन ज्यादा नहीं। महिला ने कृपाण को देखा, फिर कागज को, फिर से कृपाण को और फिर वापस कागज को। ठीक है, तुम्हारा मिशन पूरा हो गया है। उसने धातु से बना एक प्रतीक और सिक्कों से भरी एक बोरी निकाली। यह तुम्हारा वरिष्ठ शिकारी प्रतीक है। जब भी कोई मिशन स्वीकार करना हो तो इसे दिखाना होगा, उसने समझाया और हॉल के अंत में लगे बड़े नोटिस बोर्ड की ओर इशारा किया। वह मिशन बोर्ड है। जितने भी क्रूर जानवरों से जुड़े मिशन होते हैं, वे सब वहीं पर सूचीबद्ध रहते हैं। फिर उसने हॉल के एक ओर लगी लंबी सूची की ओर इशारा किया। यह इनाम सूची है। यह औसतन दिखाती है कि एक मरे हुए जानवर की कितनी कीमत मिलती है। तुम किसी भी मरे हुए जानवर को इनाम हॉल में ला सकते हो। वे लाश की गुणवत्ता का मूल्यांकन करेंगे और उसे वर्तमान कीमत से मिलाएंगे। इसलिए कीमतें बदल सकती हैं, क्योंकि यह सूची सिर्फ औसत कीमत दिखाती है। मिशन और इनाम का गणित। मिशन में इनाम के अलावा अतिरिक्त नकद इनाम भी होता है, लेकिन मरा हुआ जानवर फिर भी तुम्हारी संपत्ति रहेगा। उसने सिक्कों की बोरी की ओर इशारा किया। औसतन एक क्रूर जानवर को मारने पर एक शिकारी को लगभग 50 चांदी के सिक्के मिलते हैं, लेकिन यह राक्षस की ताकत पर निर्भर करता है। परीक्षण मिशन असली मिशन से कम भुगतान देते हैं, क्योंकि हम गारंटी नहीं दे सकते कि शिकारी पहली कोशिश में ही जानवर को मार देगा। इस मिशन के लिए तुम्हें 20 चांदी के सिक्के मिलते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई मिशन तय करता है तो सबसे पहले हम अपने स्काउट्स भेजते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वहां कौन सा राक्षस घूम रहा है। हम नौसिखियों पर भरोसा नहीं कर सकते कि वे सही राक्षस की पहचान कर लेंगे।
इसलिए हमारी टीम खुद जाकर देखती है कि टारगेट कौन है। इसलिए हमारे पास मौजूद जानकारी काफी सटीक होती है। अगर तुम्हें कोई मिशन पसंद आता है तो नोटिस को बोर्ड से उतारो और इसे अपने प्रतीक के साथ मेरे पास लाओ। लेकिन उसने गहरी आवाज में कहा, मिशन स्वीकार करने पर तुम्हें अनुबंध शुल्क देना होगा। अगर तुम असफल होते हो तो यह शुल्क बीमा की तरह गिना जाता है। अनुबंध शुल्क इनाम राशि का लगभग 25% होता है। अगर मिशन पूरा कर लेते हो तो तुम्हें यह राशि वापस मिल जाती है। महिला ने यह सब बहुत सहज और अनुभवी अंदाज में समझाया। रुद्र ने सिक्के लिए और अपने पर्स में डाल दिए। फिर उसने तेजी से कुछ गणनाएं की। किस्मत से वह रोजाना 2 क्रूर जानवरों का शिकार कर सकता था, लेकिन इनाम और अपनी जरूरतों को देखते हुए उसे औसतन 8 शिकार करने होंगे। रुद्र की योजना, रुद्र जानता था कि यह दुनिया अलग थी। यहां की गोलियां उसकी पिछली दुनिया की गोलियों जैसी नहीं थीं। उसे शायद 1 से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। एलिमेंटल गिल्ड्स की प्रवेश परीक्षा 90 दिनों में थी। वह तय नहीं कर पा रहा था कि सिर्फ खूंखार जानवरों का शिकार करना ही काफी होगा या नहीं। उसे और पैसे चाहिए थे। रुद्र ने सिर उठाया और महिला से पूछा, क्या निम्न श्रेणी के राक्षसी जानवरों के शिकार के लिए भी कोई मिशन होता है? पूरा हॉल अचानक चुप हो गया। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।